Good morning everyone. I am Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, महिला कॉलेज आरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम और उसका शोध समस्या का निर्धारण करना और उसका स्थापन करना ये एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। विशेष रूप से उन शोधकर्ताओं के लिए ये बहुत अच्छी समस्या को ढूंढ निकालना काफ़ी कठिन कार्य है, क्योंकि उन्हें पूर्व अनुभव नहीं होता और उन्हें रिसर्च का कोई एक्सपीरियंस नहीं प्राप्त होता। ऐसे में उन्हें एक अच्छी समस्या का ढूंढना, साइंटिफिक समस्या का ढूंढना एक बहुत ही कठिन कार्य है। इसके लिए बहुत सारे रिसर्चर्स और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत आधारों के आधार पर, सोर्सेस के आधार पर उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि किन किन स्रोतों के द्वारा हम रिसर्च प्रॉब्लम, एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम को बना सकते हैं। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में के अंतर्गत आता है, साथ ही साथ इसको अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी हम पढ़ते हैं। पेपर का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी और CC3 और यूनिट 1 के तहत ये आता है। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम। कर्लिंगर महोदय का एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है जिससे हम लोग शुरुआत करेंगे इसका। अ प्रॉब्लम इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट दैट आस्क व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इसके अंतर्गत ये इन्होंने कहा है कि प्रॉब्लम क्या है, एक तरह का प्रश्न सूचक वाक्य या कथन है। यानी कि हमेशा ये प्रश्न सूचक होता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्यों ऐसा होता है, कब ऐसा होता है, कहाँ ऐसा होता है, या इसके होने से क्या हो सकता है। यानी कि इसमें दो या दो से अधिक चरों का समावेश होना चाहिए इसमें, और इन दोनों दो या दो से अधिक चरों के बीच का जो संबंध होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसको समझाते हुए ये या उसका प्रभाव देखते हुए, यानी कि एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक का प्रभाव दूसरे, यानी कि कॉज एंड इफ़ेक्ट, इस कारण से ये होता है। इस तरीके का क्या इस कारण से ये हो सकता है, तो इस तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग यहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम के तहत हम देखते हैं। द आंसर टू क्वेश्चंस विल प्रोवाइड व्हाट इज़ हैविंग सॉट इन द रिसर्च। जो आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का उसको हम लोग देखेंगे कि हमने रिसर्च के द्वारा क्या प्रूव किया, क्या वो रिसर्च के द्वारा हमने अपने उस प्रश्न को, यानी कि उस प्रॉब्लम को क्या सॉल्व कर पाए, और सॉल्व किए तो उसका क्या निष्कर्ष निकला और उसका कंक्लूजन क्या हुआ, और हम कैसे उसका रिज़ल्ट प्राप्त किए स्टैटिस्टिकली। तो ये सारे प्रोसेस को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम का चयन करते हैं, और रिसर्च प्रॉब्लम ही पूरे शोध का एक आधार होता है, और जिसको कहते हैं बैकबोन, यानी कि सबसे मेन जो स्तर है वो है रिसर्च प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि उसको समझना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो अगर स्तर कोई होता है, जो स्टेप होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का। जनरली अ ब्रॉड एरिया इज़ सेलेक्टेड, यानी कि बहुत बड़ा एरिया को हम पहले सेलेक्ट करते हैं। जब हम शोध कार्य करने के लिए प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम बहुत ब्रॉड एरिया हम एक सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम एंड देन अ ब्रॉड टॉपिक इज़ डीलिमिटेड। अब उसके बाद क्या होगा कि एक टॉपिक को हम लोग लिमिट करेंगे और नैरोड, उसको हम कम करेंगे। बड़े एरिया से हम एक छोटे से प्रश्न के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में हम उसको लिमिट करेंगे। नैरोड डाउन टू स्पेसिफिक वन सेंटेंस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि इतना बड़ा एरिया को जिसको हम सेलेक्ट किए हैं रिसर्च के लिए, उसमें से एक सेंटेंस, एक कथन का हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं, जो कि लिमिट हो जाता है, और उसी प्रॉब्लम को लेकर हम आगे रिसर्च वर्क करते हैं। अब हम लोग मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि इसमें किन किन स्रोतों से, जैसे कि हमने पहले बतलाया कि बहुत सारे रिसर्चर्स और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से इसके सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कैसे हम बनाते हैं इसके बारे में चर्चा की है। तो सबसे पहला आता है पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि व्यक्तिगत अनुभव।
व्यक्तिगत अनुभव जैसे कि कई बार हम लोग समाज में देखते हैं, बहुत सारे ऐसे कुरीतियों को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को, सोशल प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं। जैसे समझ लीजिए कि किसी घर में अगर किसी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है किसी महिला के प्रति, तो हम लोग ये देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस क्यों हो रहा है, क्या रीज़न क्या है उसका। तो ये एक्सपीरियंस अगर हमको मिलता है, या फिर अगर दूसरा हम उदाहरण लें कि अगर कोई बच्चा अगर बहुत शरारती या बहुत एंटी सोशल एक्ट करता है या जुवेनाइल डेलिक्वेंट वो बन गया है, तो आखिर ऐसा क्यों बना है, उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उसके माता पिता कैसे हैं, उनके आपसी संबंध कैसे हैं, वगैरह वगैरह। ये सब अगर हम कुछ देखते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम यदि हम समाज में देखते हैं, तो हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है कि इस तरह के समस्याओं को हम पर शोध कर सकते हैं, तो एक समस्या के रूप में उसके सामने आता है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, व्यक्ति जो पर्सनली फील करता है, जो व्यक्तिगत रूप से महसूस करता है कि इस तरह की बातों पर हम स्टडी करें ताकि हम इसका कुछ निष्कर्ष निकाल सकें कि ऐसा क्यों होता है। तो ये पहला है पर्सनल एक्सपीरियंस। दूसरा है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि व्यवहारिक रूप में क्या हो रहा है समाज में, व्यवहारिक रूप में किस तरह के लोग कैसे व्यवहार करते हैं। अगर समझ लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं और अचानक हम काम करते करते अगर हमको ये प्रैक्टिकल अनुभव होता है कि ऐसे हम किए इसलिए ऐसे हो गया, तो वो हमारे लिए एक शोध का एक प्रश्न बन जाता है और उस प्रश्न के ऊपर हम लोग काम करना शुरू करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि अगर कोई बच्चा है वो पौधा लाया और पौधा को ना पानी दिया, ना धूप दिखाया, कुछ नहीं हुआ, उसको किसी तरह से रख दिया, वो पौधा सूख जाता है। उसके सामने वो तो चाहता था कि पौधा बहुत फले फूले बड़ा हो जाए, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। उसने ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐसा उसने पाया, अनुभव किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया। इस प्रश्न चिन्ह को दूर करने के लिए वो जब पुनः उसके ऊपर शोध करने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है, तो वो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए के साथ साथ उसको एक मुद्दा मिल जाता है, एक रिसर्च का प्रॉब्लम मिल जाता है। तीसरा है स्किल एंड डीप स्टडी ऑफ द रिसर्चर, यानी कि रिसर्चर यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो रिसर्च करने जा रहा है, शोधकर्ता को बहुत अधिक डीप स्टडी करना होता है, या फिर उसके अंदर वो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, वो स्किल होना चाहिए ताकि वो कर सके। तो शोध के लिए समुचित समस्या के लोकेशन का एक महत्वपूर्ण आधार शोधकर्ता का व्यक्तिगत अध्ययन तथा प्रवीण होना चाहिए, कम्पिटेंट होना चाहिए। जिस क्षेत्र में उसका अध्ययन गहन होता है, जिसमें वह अपने आप को प्रवीण समझता है, उस क्षेत्र में समस्या को ढूंढने में उसे सुविधा भी हो जाती है। ऐसा करने से समय और श्रम की बचत होती है और समुचित समस्या को निर्धारण करने में भी सुविधा मिलती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड कॉम्पिटेंसी। इंटरेस्ट यानी कि रुचि, और कॉम्पिटेंसी यानी कि उसका जो सामर्थ्य जो होता है, जो कॉम्पिटेंसी यानी कि जो एबिलिटी होती है, किसकी, रिसर्चर की यानी कि शोधकर्ता की। समुचित समस्या को निर्धारण करने में व्यक्तिगत अभिरुचि तथा सामर्थ्य से ही सहायता मिलती है। अगर वो ये दोनों क्वालिटी अगर रिसर्चर में नहीं है तो बहुत रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढने में काफ़ी मेहनत हो सकती है। शोधकर्ता किसी विद्या विशेष के ऐसे क्षेत्र में समस्या को ढूंढता है जिसमें उसकी अभिरुचि अधिक होती है, जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट अधिक होता है, उसी क्षेत्र से वो समस्या ढूंढने का प्रयत्न करता है। इसी तरह वह समस्या को ढूंढते समय अपनी सामर्थ्य या बुद्धि का भी ध्यान रखता है और ऐसा समस्या ढूंढ निकालता है जो न केवल उसकी रुचि के अनुकूल है, बल्कि जो उसकी सामर्थ्य यानी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के भी अनुकूल होती है। तो इस तरीके से शोधकर्ता के इंटरेस्ट और कॉम्पिटेंसी जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढ निकालने के लिए। नेक्स्ट है प्रीवियस रिसर्च वर्क। प्रीवियस रिसर्च वर्क का मतलब होता है पहले से किया गया शोध। समझ लीजिए कि जिस बड़ा सा ब्रॉड एरिया जो हम लोगों ने अभी भी बताया था, ब्रॉड एरिया को संकीर्ण करते, छोटा करते हैं हम लोग, लिमिट करते हैं। तो ब्रॉड एरिया अगर को हम जब देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे शोध पहले हुए रहते हैं, जिन शोधों को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं और उसमें किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं या बनाया गया है समस्या, इससे भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। शोध समस्या को निर्धारित करने का एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है प्रीवियस रिसर्च वर्क। अपनी अभिरुचि के अनुकूल व्यक्ति किसी क्षेत्र का चयन करता है और उस निर्णय लेता है कि उसे उस क्षेत्र में शोध करना है। ये पहले भी हमने बताया आपको कि अपने इंटरेस्ट के आधार पर वो एक क्षेत्र चुनता है और अनुसंधानों का अध्ययन करता है
और उसी का समस्या का स्थापना भी करता है उसी तरह से। तो इसके लिए पहले के शोध में हुए जो भी शोध वर्क होता है, रिसर्च वर्क होता है, उसके आधार पर या उसके मदद से वो एक रिसर्च प्रॉब्लम को जन्म देता है। नेक्स्ट है रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट। रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है शोध समस्या को निर्धारित करने के लिए यह स्रोत भी काफ़ी उपयोगी और प्रचलित है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो शोध सार हम कभी कभी देखते हैं बहुत सारे मैगजीन्स में और ये सब हम लोग देखते हैं। तो शोधकर्ता जिस क्षेत्र में शोध करना चाहता है उस क्षेत्र से संबद्ध जो भी शोध सार उसको मिलते हैं उसका वो अध्ययन करता है। इस अध्ययन से उसे कोई नई समस्या सूझ जाती है। जब अध्ययन करता है उसको अचानक से उसको लगता है कि मेरे इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर ये छोटा सा अगर आ जाता है तो ये शोध सार का समस्या इंगित कर लेता है वो, और इस तरीके से वो एक समस्या को जन्म देता है और समस्या को बना लेता है। नेक्स्ट है रिसर्च जर्नल। रिसर्च जर्नल का मतलब होता है शोध पत्रिकाएँ। शोध पत्रिकाएँ बहुत सारे हर सब्जेक्ट्स के हर फील्ड में छपते हैं और शोध पत्रिकाओं के आधार पर भी शोध समस्या को निर्धारण करने में काफ़ी सहायता मिलती है। जैसे नए शोधकर्ता होते हैं ऐसे पत्रिकाओं का वे लोग अध्ययन करते हैं और बहुत सारे अनुसंधानकर्ताओं के शोधों का सारांश भी उनको मिलता है, सार मिलता है, उनका निष्कर्ष वे लोग देखते हैं, कंक्लूजन्स देखते हैं, तो जो उसमें प्रकाशित ऑलरेडी होता है। तो ऐसे नए नए शोधकर्ता जो होते हैं वो लोग को रिसर्च जर्नल्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर अध्ययन करना चाहिए, ताकि उसके फील्ड जिस फील्ड में वो रिसर्च करना चाह रहे हैं उसमें से संबंधित कुछ ऐसे समस्या को वो देख सकें, समझ सकें और उसी के अनुरूप अपना भी समस्या रिसर्च प्रॉब्लम बना सकें। नेक्स्ट है एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्व ज्ञान कोश, यानी कि शोध समस्या को निर्धारित करने में विश्व ज्ञान कोश का भी बहुत मदद हम ले सकते हैं। जैसे शोधकर्ता जिस विषय में शोध करना चाहता हो उस विषय के एनसाइक्लोपीडिया की सहायता से किसी अनुकूल समस्या को निर्धारित कर लेता है। जैसे समझ लीजिए यदि कोई शोधकर्ता शिक्षा के क्षेत्र में शोध करना चाहता है तो शिक्षा का जो एनसाइक्लोपीडिया होगा, जैसे कहते हैं उसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन, उसके सहायता से वो समुचित समस्या का स्थापन कर सकता है। तो श्री पी.वी. यंग थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने भी कहा है कि एनसाइक्लोपीडिया जो होता है वो शोध समस्या के निर्धारण में केवल एक सहायक के रूप में उसे सहायता करता है और उसको क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि इस तरीके से हम लोग समस्या का रिसर्च प्रॉब्लम एक बना सकते हैं। नेक्स्ट है रेलेवेंट बुक्स। रेलेवेंट बुक्स यानी कि संगत पुस्तकें, जो हमारा फील्ड ऑफ रिसर्च है, जिस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं, उससे संबंधित बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हमको मिल जाते हैं उन संगत पुस्तकों के अध्ययन करने से। यदि समझ लीजिए कि हमको किसी एजुकेशन में ही समझ लीजिए हमको करना है अध्ययन, तो हम ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस वैसे बुक्स रेलेवेंट बुक्स से हम ले सकते हैं जो कि हमारे समस्या से संबंधित हो। और जैसे कोई शोधकर्ता समझ लीजिए क्रिएटिविटी के क्षेत्र में शोध करना चाहता हो और उसमें जो भी पुस्तकें वो रेलेवेंट पुस्तक इस क्षेत्र में कैसे समझा जाएगा, वही पुस्तकें जो कि क्रिएटिविटी पर लिखी गई हो, और दूसरे पुस्तकों को अध्ययन करने से नहीं होगा, क्योंकि रेलेवेंट बुक्स का मतलब ये हुआ कि जो शोध समस्या हम बनाना चाह रहे हैं उसी से संबंधित पुस्तकों का हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम उस अध्ययन करने के बाद हम उसमें से नए समस्या का सूझ जाती है हमारे दिमाग में और फिर हम ये समस्या बना लेते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट है एक्सपर्ट्स सजेशन। एक्सपर्ट सजेशन का मतलब होता है विशेषज्ञों का सुझाव। विशेषज्ञों का सुझाव का मतलब होता है कि नई दिशा में समुचित समस्याओं को ढूंढ निकालने में संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों से बड़ी सहायता मिलती है। जैसे कि उनके सजेशंस, उनके एडवाइस, क्योंकि उनको बहुत सारे नॉलेज होते हैं, उनको बहुत अनुभव होता है, तो अनुभव, नॉलेज, स्किल्स के आधार पर वो नए शोधकर्ताओं को समुचित समस्या को खोज निकालने में काफ़ी सुविधा प्रदान करते हैं और वो लोग काफ़ी अच्छे गाइड के रूप में काम कर सकते हैं। व्यवहारिक रूप से यह शोध शायद सबसे अधिक प्रचलित तथा सुलभ है। नया शोधकर्ता अपने गाइड के सुझाव से जो भी अनुकूल, उचित और समस्या का चयन करने में वे लोग सक्षम हो जाते हैं और अंत में अपने मंजिल तक पहुंचने में भी सक्षम हो जाते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेना
एक्सपर्ट से बातें करना, एक्सपर्ट से उनका सजेशंस लेना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके द्वारा काफ़ी हद तक समस्या बनाने में सहायता और सफलता मिल सकती है। नेक्स्ट है नेग्लेक्टेड एरिया। नेग्लेक्टेड एरिया का मतलब होता है उपेक्षित क्षेत्र। उपेक्षित क्षेत्र का मतलब होता है शोध समस्या के चयन का एक सरल स्रोत वह है जो अब तक शोधकर्ताओं की दृष्टि में ओझल रहा है, यानी कि किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कोई ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर किसी भी रिसर्चर का ध्यान नहीं गया हो, वैसा अगर नेग्लेक्टेड क्षेत्र है अगर, तो उस पर भी हम लोग कर सकते हैं रिसर्च। जिन क्षेत्रों में पहले से अधिक शोध हो चुके हैं उन क्षेत्रों में नई समस्याओं को ढूंढ निकालना कठिन होता है, लेकिन जिस क्षेत्र में अब तक कोई शोध कार्य नहीं हुआ और या फिर बहुत कम हुआ है, उस क्षेत्र में समस्या को ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है। अतः शोधकर्ता को चाहिए कि वह अपनी रुचि के आधार पर, अपने एबिलिटी के आधार पर, अपने कॉम्पिटेंसी के आधार पर अनुकूल ऐसे वो क्षेत्र में समस्या को खोजने का प्रयास करे जो शोध के दृष्टिकोण से उपेक्षित रहा हो। तो ये एक नेग्लेक्टेड एरिया भी बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो कि रिसर्च प्रॉब्लम को जन्म देता है। नेक्स्ट है प्लान्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। इसका मतलब होता है नियोजित निर्देशन कार्यक्रम। इसमें शोध समस्या को निर्धारित करने का एक उपयोगी स्रोत नियोजित कार्यक्रम होता है। जैसे इस कार्यक्रम में अंतर्गत अनुसंधान गोष्ठियाँ जो होती हैं हमारी, जो सेमिनार्स होते हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वाद विवाद जो डिबेट्स होते हैं, तो और सेमिनार्स वगैरह की उसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्रोग्राम है, यानी कि इस तरह के प्रोग्राम्स में जब हम जाते हैं तो तरह तरह की समस्याओं से रिलेटेड लोग अपने अपने शोध सार सुनाते हैं बहुत इस ऐसे प्रोग्राम्स में। तो नए शोधकर्ताओं को चाहिए कि वे इस तरह के नियोजित शिक्षण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लें। सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो उन्हें तरह तरह की संगत सूचनाएं प्राप्त होंगी और नए सूचनाओं प्राप्त करने के आलोक में वो नई दिशा में समुचित समस्या को खोज भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे प्रोग्राम्स में बच्चों को या इस तरह के जो शोधकर्ता हैं उन लोगों को जाना चाहिए, उन लोगों को सुनना चाहिए। और ऐसे ये तो आजकल ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। बहुत अगर आप नहीं जा सकते हैं, फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं किसी सेमिनार्स में, तो ऐसे बहुत सारे आप अपने जिस पे रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप जाइएगा, ऑनलाइन जाइएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे संगोष्ठियों को सुनने को मिलेगा किसी किसी समस्या के ऊपर। उससे भी आपको काफ़ी हद तक सफलता मिल सकती है एक समस्या बनाने में। नेक्स्ट है प्रेजेंट नीड, यानी कि जो हमारी वर्तमान की आवश्यकताएं हैं। समझ लीजिए वर्तमान अभी जो हमारा सामाजिक स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति है हमारे, तो ऐसे यह स्रोत ऐसे शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी है जो जागरूक और दूरदर्शी होते हैं। ऐसे शोधकर्ता समय जो मतलब वो लोग पल्स ऑफ द टाइम पहचानते हैं कि ये दिस इज़ द राइट टाइम टू डू दिस वर्क। तो ये वर्तमान की आवश्यकताओं तथा मांगों को समझते हैं और उसे के अनुकूल समस्याओं को खोज निकालते हैं। लेकिन यह स्रोत सभी तरह के शोधकर्ता के लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी नहीं है। जैसे अभी समझ लीजिए कि हमारे समाज में सबसे अधिक अगर कुछ है तो वो कोविड है, कोविड संक्रमण है, जो कि हमें पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। सारे चीज़ उससे हैम्पर हो रहे हैं, सारा चीज़ प्रभावित हो रहा है। व्यक्ति का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। कितने लोग इस बीमारी के चलते मर रहे हैं, कितने लोग को डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो ये वर्तमान आवश्यकता है। तो जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं वो लोग लगे हैं इसके ऊपर तरह तरह के रिसर्च करने के लिए। ये प्रॉब्लम खुद ब खुद उनके दिमाग में आया कि हमें इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मनोवैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है रिसर्च प्रॉब्लम का, क्योंकि वो ये रिसर्च कर रहे हैं कि कोविड-19 में ऐसे लोग का डिप्रेशन हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम ऐसे लोगों को, क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, और इस डिप्रेशन से को दूर करने के लिए कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसके द्वारा हम, तो ये ऑटोमेटिक प्रेजेंट नीड जो हमारी है वो हमारे मन में एक समस्या का पैदा करती है कि इस तरह के हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम पर हम कर सकते हैं शोध। तो ये एक तरह का सोर्स बन जाता है। नेक्स्ट है सोशल इश्यूज़। सोशल इश्यूज़ अभी इसी से मिलता जुलता है। जो भी सोसाइटी में तरह तरह के परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तरह तरह के सिचुएशंस उत्पन्न होते हैं, ऐसे सिचुएशंस को हम लोग देखते हैं, परखते हैं और वो खुद ब खुद हमारे अंदर एक सवाल जगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है समाज में, क्या कारण है। उस कारण को ढूंढ निकालने के लिए हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम्स देखते हैं।
एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन, समझ लीजिए कि हम लोग फील्ड सिचुएशंस में जाते हैं, कहीं दूर किसी कहीं भी हम लोग जाते हैं। फील्ड सिचुएशंस का मतलब होता है कि हम लोग अपने क्षेत्र से बाहर जाएं और वहाँ देखें। वहाँ जब हम लोग एक्सपोज्ड होते हैं, जब हम लोग 10 लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, वहाँ के हर चीज़ को देखते हैं, रहन सहन, खाना पीना, विचार, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, किस तरह के उन लोगों का कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, तो सारी चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं तो वो खुद एक्सपोजर हम लोग को मिलता है और ख़ुद वहीं से हमें फील्ड से ही, फील्ड सिचुएशंस को स्टडी करने पर, अध्ययन करने पर ही हमें तरह तरह के विचार मन में आते हैं कि इस तरह के सिचुएशन पर भी हम रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं और इसके ऊपर हम लोग शोध कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है रिसर्च प्रॉब्लम का। निष्कर्ष के रूप में, कंक्लूजन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि सोर्सेज फॉर लोकेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ क्वाइट प्रोसेस, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द रिसर्चर्स इंटरेस्ट, नॉलेज एंड स्किल्स। द सोशल नीड्स एंड सिचुएशंस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम। A research problem should explain the relation between two or more variables through the research process। तो यानी कि इसमें इन्होंने ये कहा है कि रिसर्च प्रॉब्लम बनाना बहुत ही कठिन कार्य है, और कठिन कार्य इसलिए भी है क्योंकि जब तक वो साइंटिफिक नहीं होता है, जब तक उस प्रॉब्लम में दो या दो से अधिक वेरिएबल्स का चयन नहीं होता है, और जब तक एक दूसरे का प्रभाव हम कारण और प्रभाव पर नहीं स्टडी करते हैं, तब तक हमारा वो रिसर्च प्रॉब्लम साइंटिफिक नहीं होता है और हमारा शोध कार्य भी साइंटिफिक नहीं हो सकता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और रिसर्च सोर्सेज़ को, आपने रिसर्च प्रॉब्लम के विभिन्न सोर्सेज़ को आपने सही तरीके से समझा होगा।